कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एसेट कंपाउंडर एकेडमी। पिछले सेशन में हमने देखा सेल के स्ट्रक्चर को, थोड़े बहुत ओवरव्यू लिया था कि सेल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है आपका सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों भी हर एक सेल में पाए जाते हैं। फिर हमने थोड़े बहुत डिस्कस किया कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल का ऐसा जगह जिसमें क्या स्पेस और क्या फिल होता है, फ्लूइड। फिर हमने देखा था न्यूक्लियस ऐसा जगह है जिसके आजू बाजू तो न्यूक्लियस के खुद के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और वो क्या कंटेन करता है, डीएनए को। तो न्यूक्लियस क्या करता है, पावर करता है पूरे सेल को, मीन्स कंट्रोल करता है, बिकॉज उसके पास मशीनरी होती है प्रोटीन ये सब बनाने के लिए। और आपका तीसरा हमने देखा था मेम्ब्रेन, जो कि एक प्रोटेक्टिव, जो कि एक आउटर मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है, सेल को बाहर की इन्वायरमेंट से बचा रहा है, बाहर के जो फ्लूइड्स है उससे बचा रहा है। तो हमने ये 3 मेन स्ट्रक्चर पढ़ा। फिर हम आज पढ़ेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये जो स्ट्रक्चर्स है इसके इम्पोर्टेंस क्या है सेल के लिए। जो स्ट्रक्चर्स है ये तीनों भी, इसके इम्पोर्टेंस क्या है सेल के लिए, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन इंक्लोजेस द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो कि सेल मेम्ब्रेन है, हमने देखा ये फ्लूइड्स फिल स्पेसेस को भी इंक्लोज कर रहा है, अंदर अपने अंदर कवर कर रहा है, साथ ही साथ न्यूक्लियस को भी कवर कर रहा है। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम अनदर सेल। आपका एक सेल है, आपका दूसरा सेल है, आपका तीसरा सेल है। तो ये क्या कर रहा है, एक सेल दूसरा सेल, ये सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से सेपरेट करता है, सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करता है। मीन्स ए का घर है, ये बी का घर है, सी का घर है, तो ए का घर अलग, बी का घर अलग, सी का घर अलग, क्योंकि ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है सर्कल, सबका अलग अलग है, ठीक है। The cell wall in the plant cell provides the rigidity and strength to the plants। जो कि सेल वॉल है ना, जो कि एक डेड लेयर होती है, बेसिकली वो एक नॉन लिविंग लेयर होती है। तो क्या होता है ना, वो क्या करता है, प्लांट्स में ना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कैसे, अगर आपका कोई भी विंड का मौसम है, स्टॉर्म का मौसम है, साइक्लोन्स आ रहे, तो क्या होता है ना, प्लांट्स में ना एक स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं जिसको हम ट्रैकिड्स बोलते हैं, जो कि एक डेड लेयर होती है, जो कि उसकी जो सेल वॉल ही होती है, ठीक है। तो सेल वॉल क्या करता है ना, साइक्लोन या कोई भी अगर ऐसा वेदर कंडीशन आता है तो प्लांट्स को ना गिरने नहीं देता है, मतलब कंट्रोल करके रखता है, प्लांट को मतलब स्टेबल करके रखता है। तो रिजिडिटी और स्ट्रेंथ दोनों प्रोवाइड कर रहा है, रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ दोनों प्रोवाइड कर रहा है कि वो ऐसे मौसम में भी क्या करे ना, प्लांट्स खड़े रहे। तो सेल वॉल क्या होता है, एक डेड लेयर है, तो पूरे प्लांट्स को क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मीन्स हिम्मत देता है, मीन्स वो प्लांट्स को एक इंटरनली क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सीधा खड़े रहने में मदद करता है अगर ऐसा कोई वेदर कंडीशन आया, ठीक है। तो हमने 3 पढ़ा। एक तो सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को इंक्लोज करता है अपने अंदर, सेल मेम्ब्रेन दूसरे सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट होता है हर एक सेल के। और हमने देखा जो सेल वॉल है ना, वो डेड लेयर है, तो क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी और स्ट्रेंथ दोनों प्लांट्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है। व्हाट फंक्शन डू दे परफॉर्म। अब वो फंक्शंस क्या करते हैं, इट इज़ अ पोरस एंड अलाउज द एंट्री ऑफ मटेरियल एसेंशियल फॉर अ लाइफ प्रोसेस और एन एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। जैसे कि मैंने कहा, सेल वॉल तो एक बाहर का आपका दरवाज़ा है जो कि आपको अंदर बचा रहा है किसी भी चीज़ से, बट जो सेल मेम्ब्रेन है ना, जो अंदर की दरवाज़ा है, आप खुद डिसाइड, वो मेम्ब्रेन खुद डिसाइड करेगा या आप डिसाइड करोगे कि वो गेट खोलना है कि नहीं, मीन्स वो बंदे को अंदर लेना है कि वो बंदे को बाहर भेजना है, समझ रहे हो। तो वैसे ही सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का काम है। सेल वॉल तो बाहर आपको प्रोटेक्टिव लेयर दे रहा है सेल को, और सेल मेम्ब्रेन करता है कि मुझे ये सब्सटेंस की ज़रूरत है तो मैं बाहर से अंदर ये सब्सटेंस को अंदर लूँ, और साथ ही साथ अगर मेरे को अंदर का जो वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट बन रहा है, उसको बाहर भी फेंकूँ, तो ये कौन डिसाइड करता है, आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसके पास पोरस मीन्स पोर्स रहते हैं सेल्स मेम्ब्रेन के पास। साइटोप्लाज्म कंटेन अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड कंपाउंड्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड मिनरल सॉल्ट। मोस्ट ऑफ देम लाइफ प्रोसेस टेक प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म। जैसे कि मैंने बोला कि सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसमें मेन
सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है, सेलुलर रिएक्शंस होते हैं। तो रिएक्शंस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, आपके पास प्रोटीन्स है, तो इसके साथ ना ऑक्सीजन को भिड़ाया जाता है। ऑक्सीजन को भिड़ाया जाता है तो क्या होता है, आपको एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी को कौन यूज़ करता है, आप यूज़ करते हो। ठीक है, सेल में ऑक्सीजन का भी लेना देना कौन करेगा, सेल मेम्ब्रेन करेगा। तो साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शंस होती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड, क्योंकि मीडियम चाहिए कोई भी रिएक्शंस करने के लिए, तो मीडियम चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सब रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी निकलती है। तो हमने 3 फंक्शन देखा कि सेल मेम्ब्रेन तो डिसाइड करती है किसको लेना है किसको नहीं लेना है। फिर हमने देखा कि जो साइटोप्लाज्म है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन भी रहता है उसके पास साइटोप्लाज्म में, तो उसको भी ऑक्सीडाइज करना मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना ताकि हमें एनर्जी मिल पाए और वो ब्रेक डाउन हो पाए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो भी है। ठीक है, फिर हम देखेंगे आर दिस फंक्शंस इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, मीन्स ये ज़रूरी है लाइफ को हमें कंटिन्यू रखने के लिए। हाँ, क्योंकि जो न्यूक्लियस है ना वो रेगुलेट करता है हर एक एक्टिविटी विद इन द सेल एंड रेगुलेट्स द ग्रोथ। जो कि आपका न्यूक्लियस है ना उसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, जो कि आरएनए बनाएगा, फिर आरएनए से हमें प्रोटीन मिलेगा, इनडायरेक्टली प्रोटीन मिल जाएगा। तो प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होंगे। ठीक है, सो अमीनो एसिड्स क्या करेंगे ना, जहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है ना वहाँ पर जाके आपको उधर नीड फुलफिल करेंगे। तो आपकी ग्रोथ भी हो रही है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है जो कि न्यूक्लियस करता है, जैसे मैंने अभी पिछले स्लाइड में देखा, तो हमने देखा जो न्यूक्लियस है ना वो रेगुलेट करता है हर एक एक्टिविटीज़ को सेल में, कि कितने प्रोटीन बनेंगे, कितने आपके कंपाउंड्स बनेंगे जो कि सेल के लिए नीड है। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऐसा समझ लो कि आपका क्या है, घर का मेन मुखिया, जो कि डिसाइड करता है कि तुम्हें किधर जाना है और कहाँ जाना है, किधर जाना है, कैसे जाना है और कहाँ जाना है। ठीक है, और साथ ही साथ वो क्या करता है, आप में ग्रोथ भी लाता है, आप में ग्रोथ भी लाता है, मीन्स आपको ऐसा कुछ तो प्रोवाइड करेगा बना के ताकि आपकी जो बॉडी है वो क्या हो, ग्रोथ हो। ठीक है, दिस इज़ वाई ऑल सेल्स आर अरेंज कम्पैक्टली विथ ईच अदर, लुक लाइक अ फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स। तो आपके जो प्लांट सेल्स है या कम्पैक्टली क्या होते हैं, पैक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, तो एक फर्म जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे कि हमने देखा था वो स्लाइड में आपका कुछ ऐसा था। ठीक है, ऐसा सा स्ट्रक्चर कुछ बनाता है। ठीक है, अब इसमें भी सेल टू सेल कनेक्शंस होते हैं जिसको हम जंक्शंस बोलते हैं। इतना याद रखो, सेल टू सेल भी कनेक्शन बनाया जाता है कि अगर किसी समय उसको कुछ तो कमी हो गई तो वो दूसरे सेल से उधार ले ले, फिर बाद में उसको जब रिक्वायरमेंट हो जाएगा अपना बना के वापस दे देगा। तो ऐसे भी कनेक्शंस पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं जंक्शंस। ठीक है, एक बार सेल को एक बार डायग्रामेटिक देख लेते हैं कैसे दिखता है। तो हमने देखा कि जो फ्लूइड फिल स्पेस है ना, ये खाली, ये पूरा जगह जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। फिर आपको ऐसा मैंने बताया था कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास होता है, जिसको हम बोलते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी। एक एक स्ट्रक्चर को भी देख के हम उसका देख लेंगे। गोल्गी बॉडी क्या करता है, जो भी आपका यहाँ से जो भी प्रोटीन बनता है, ईआर से जो भी सामान बनता है उसको पैक करने का काम करता है। जैसे कि आपके जो फैक्ट्रीज़ में कुछ भी फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उसको किस में पैक किया जाता है, पॉलीथीन में रैप करके पैक किया जाता है। वैसे ही गोल्गी कॉम्प्लेक्स का भी काम वही है, जो भी आपका सामान बन रहा है, जो ईआर बना रहा है, आपका ईआर हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी आपका प्रोटीन बना रहा है उसको पैक करने का काम कौन कर रहा है, आपका गोल्गी बॉडी। ठीक है, तो हमें इससे 2 फंक्शन समझा कि ईआर प्रोटीन ऐसे कुछ सब्सटेंस बनाता है जो कि उसको पैक करने का काम कौन करता है, गोल्गी बॉडी। अब ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल क्या करता है, आप इतना बस ध्यान रखो, ये न्यूक्लियर डिवीज़न में काम करता है। न्यूक्लियर डिवीज़न में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी आपका सेल डिवाइड होता है ना तो उसमें जो रेज बनते हैं, जो ऐसे रेज बनते हैं जो कि जो क्रोमोसोम से अटैच होता है वो बहुत आगे का हो गया, तो हम इतना ही समझ लेंगे अभी
कि सेंट्रियोल क्या काम करता है, डिवीज़न में काम आता है, सेल के डिवीज़न में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया, अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, आपने सुना होगा एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं जिसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, आपको ना एनर्जी ना आपको डायरेक्टली भी मिलती है और एक इनडायरेक्टली भी मिलती है। आपको ना एनर्जी डायरेक्ट भी मिल सकती है और इनडायरेक्ट भी मिल सकती है। डायरेक्ट एनर्जी जब मिलती है ना तो उसको आप डायरेक्टली एटीपी में बना के स्टोर कर लेंगे, एटीपी के फॉर्म में बना के स्टोर कर लेंगे। फिर जाके हम इसको ब्रेक करेंगे ना आगे जहाँ पर हमें नीड होगा तो हमें एटीपी मिल जाए, हमें एनर्जी मिल जाए। तो हम जो भी एनर्जी मिलता है ना उसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें जब पता है कि हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है एनर्जी की और तभी भी हमारा एनर्जी वेस्ट हो रहा है तो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना एटीपी के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जिसको बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। अगर जहाँ पर सेल को या किसी भी टिश्यूज़ को ज़रूरत होगा तो हम इसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी को वापस से ले लेंगे। तो ना ये डायरेक्ट भी बन सकता है और एक इनडायरेक्ट भी बनता है। इनडायरेक्ट कैसे, आपके NADH के फॉर्म में और आपके FADH के फॉर्म में, निकोटामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट और फ्लेविन एडेनिन डाइफॉस्फेट, इसको ऐसा पूरा नाम है। तो इसको भी क्या करते हैं ना, ये डायरेक्टली एनर्जी नहीं बनाता है, ये आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, ये आपका एनर्जी नहीं है, ये डायरेक्टली आपका एनर्जी नहीं है। ये सपोज आपका काम है चेक का, सपोज आपका ये चेक है। अब चेक आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते किधर भी, आप चेक डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, पैसा में। जिसको आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पैसा में। फिर ये पैसे को आप यूज़ कर सकते हो, या आप स्टोर करके रख लो, आगे के लिए यूज़ कर लो। स्टोर करके मीन्स एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लो और इसको ब्रेक डाउन करके आप एनर्जी ले लो। तो ये जो NADH और FADH है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं और इसको इसके फॉर्म एनर्जी के फॉर्म में बना देते हैं। इसके लिए हम इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं कि NADH और FADH को किस में कन्वर्ट कर देता है, इसके करेंसी में कन्वर्ट कर देता है, समझे। तो ये था एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। फिर हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, जो कि हमारा था आउटर लाइनिंग सेल वॉल सेल का। न्यूक्लियस जो कि कंट्रोल करता है पूरे सेल को। DNA जो कि आपका प्रोटीन बनाने में काम आता है या कोई भी सब्सटेंस बनाने में काम आता है। राइबोसोम्स क्या करता है, ये भी प्रोटीन बनाता है, ये भी प्रोटीन बनाता है। मतलब जो आपका DNA है ना वो बेसिकली RNA बनाता है और जो RNA को है ना सीक्वेंस करता है और उसको प्रोटीन के फॉर्म चेन में कौन बनाता है, आपका राइबोसोम्स बनाता है। सो DNA तो RNA बना के दे देता है जो कि एक मैसेज के तरह होता है राइबोसोम के लिए, और फिर वो मैसेज को रीड करके राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन बना लेता है, ठीक। तो DNA एक क्या है ना, आपके घर का मेंबर है जिसने क्या लिखा है, मैसेज लिखा है आपके लिए। तो आपके लिए मैसेज लिखा किसके फॉर्म में, RNA के फॉर्म में। अब ये RNA ना किसके पास जाता है, आपके पास जाता है। RNA किसके पास जाता है, आपके पास आता है वाया पोस्टमैन, वाया पोस्टमैन। तो इसके लिए भी टाइप्स होते हैं, tRNA, mRNA और rRNA। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं जो कि हमें अभी नहीं पढ़ना है। तो RNA बेसिकली क्या बनता है, हमें इतना देखना है, प्रोटीन बनता है। तो DNA पहले RNA बनाता है, फिर RNA को मैसेज रीड करता है कौन, राइबोसोम्स, और प्रोटीन बना देता है। लाइसोसोम्स होते हैं ना, ये होते हैं आपके फैगोसाइटिक। क्या करते हैं, जो भी अनवांटेड जो भी चीज़ें जब सेल के अंदर आती है तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं। और उनका किस पे रिएक्ट करते हैं, उनका जब एसिडिक नेचर होगा, मीन्स pH कम होगा, उस पर रिएक्ट करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। वैक्यूल हमने देखा, ये अगर इसका एनिमल सेल का बनाया है तो इसमें वैक्यूल छोटा भी होता है और होता भी नहीं है। वैक्यूल क्या होता है, फ्लूइड फिल स्पेस होता है जो कि स्टोर करता है आपके यूजफुल सब्सटेंस को भी, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को भी स्टोर करके रखता है सेल में, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक ओवरव्यू, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, कोर, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल,
माइटोकॉन्ड्रिया बड़ी हो गई, ठीक है, ये राइबोसोम्स हो गए। तो ये था कुछ आपका स्ट्रक्चर। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।